आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश में क्लास 9th में चैप्टर 2। इसमें 2 पार्ट्स में पूरी स्टोरी है, लेकिन हम आज पहले अभी पार्ट 1 पढ़ेंगे, कल हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो इसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक, और दोनों ही जो पार्ट हैं दोनों ही म्यूजिक से ही रिलेटेड हैं। तो पहली किसकी है? एवलिन ग्लेनी की, लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। मतलब यार इमेजिन कर सकते हो कभी किसी को कि वो गाना सुन रहा है या म्यूजिक सुन रहा है, लेकिन उसको बिना सुने कैसे कोई सुन सकता है, समझ सकता है? म्यूजिक तो पूरा, म्यूजिक इज ऑल अबाउट लिसनिंग ओनली, एंड शी इज़ अ डेफ, शी कैन नॉट लिसन एनीथिंग, एंड शी इज़ अ वेरी गुड म्यूजिशियन। ठीक है, ये पूरी स्टोरी इसी पर ही है कि मतलब ये तो चैप्टर देखो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और जो पहला पार्ट है तो स्टोरी ऑफ ए स्कॉटिश गर्ल है, एक स्कॉटलैंड की लड़की कह सकते हो, उन्हीं को स्कॉटिश गर्ल बोलते हैं, एवलिन गिलेनी की है। ठीक है, शी इज डेफ, वो मतलब बहरी हैं, बट हर ग्रेट एफर्ट्स, जो उनके एकदम ग्रेट एफर्ट्स बोल सकते हो, शी हैज़ रिनाउंड एज अ ग्रेट म्यूजिशियन। ठीक है, यही बात इसमें है पूरी। ठीक है, अपनी कड़ी मेहनत से एक महान म्यूजिशियन बन जाती हैं। पहले हम लोग बिफोर यू रीड पढ़ेंगे, फिर और चैप्टर में नीचे आएंगे। God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. भगवान ने उनकी जो उनकी सुनने की क्षमता है वो कह सकते हो उनसे ले लिया है, पर उनको उसके बदले में एक एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कह सकते हो कुछ और दे दिया है। क्या दिया है वो हम नीचे जानेंगे। What we hear she feels, जो हम सुनते हैं अपनी कानों से ना, वो बिना सुने उसको फील कर सकती हैं। She can feel everything, she feels the music, okay, far more deeply than any of us। मतलब जो उनकी फील करने की क्षमता है वो हमसे बहुत ज़्यादा, हमसे लाख गुनी ज़्यादा है। हम इतनी अच्छे से म्यूज़िक को नहीं फील कर पाते हैं सुनने के बाद भी, कि वो बिना सुने इतने अच्छे से म्यूज़िक को समझ पाती हैं, फील कर पाती हैं। दैट्स वाई शी एक्सप्रेस अ म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली। इसी वजह से जो म्यूज़िक को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती हैं। ठीक है, नीचे हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे समझेंगे क्या है। Rush hours crowd jostle for position on the underground rail platform। मतलब रश आवर मतलब होता है जो भीड़ भाड़ का टाइम होता है, भीड़ भाड़ का समय जो होता है। जैसे हम मानते हैं कि 9-10 बजे एक ऑफिस का टाइम होता है, तो सड़कों पर बहुत भीड़ भाड़ होती है, मेट्रोस में बहुत भीड़ भाड़ होती है, और जैसे 5-6 बजे ऑफिस छूटने का टाइम होता है तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस समय सड़कों पर बहुत भीड़ होगी, मेट्रोस में बहुत भीड़ होगी, तो उसी को रश आवर लिखा गया है। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train। तो बता रहे हैं इसमें कि जो लड़की हैं कि इनका नाम एवलिन, ये है ना एवलिन ग्लेनी, ये मतलब अब सुन तो सकती नहीं है, तो वाइब्रेशन को महसूस कर रही हैं। एक प्लेटफॉर्म पे खड़ी हैं कि ट्रेन आ रही, अप्रोचिंग ट्रेन का वाइब्रेशन को फील कर पा रही हैं, महसूस कर रही हैं। और जैसे वो 17 ईयर्स की हैं, लेकिन उससे वो यंग लग रही है, लुकिंग यंग देन हर 17 ईयर्स। तो मतलब एक रश टाइम पे वो प्लेटफॉर्म के पास खड़ी हैं, ट्रेन का इंतजार कर रही हैं, और सुन तो सकती नहीं कि ट्रेन की हॉर्न से, तो वो वाइब्रेशन से फील कर रही हैं कि ट्रेन अब आने वाली है। और एक बात और यहाँ पे लिखी कि वो अपनी उम्र से थोड़ी यंग लग रही हैं। It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London। तो मतलब वो म्यूजिक सीखने जाने वाली थी, तो आज उनका पहला दिन था। It was her first day। कहाँ पे म्यूजिक सीखने वाली थी वो? रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। कहाँ पर है ये बेटा? लंदन में है। And daunting enough for her teenager fresh from the Scottish farm, but this aspiring musician faced a bigger challenge than most। She was profoundly deaf। तो बता रहे हैं कि वो देखो जो इंग्लैंड है वो एकदम कह लो, लंदन कह लो कि ये एकदम आधुनिक शहर है, आधुनिक। ठीक है, और जो स्कॉटलैंड, जो स्कॉटिश लड़की है, थोड़ा सा ये अनडेवलप कह सकते हो, कंट्री साइड का इलाका कह सकते हो, विलेज इलाका कह सकते हो। तो एक लड़की, जो लड़की मान लो सुन नहीं सकती और अपने गाँव से निकल के कह सकते हो, समझ लो एक बार तरह से कि निकल के आ रही है, तो कितना उसके अंदर डर महसूस होगा, डर होगा उसके अंदर, फ्राइटनिंग चीज़ होंगी, कितनी उसके सारे उथल पुथल उसके दिमाग में, दिलों में चल रहा होगा। और एक एस्पायरिंग
म्यूजिशियन है अभी वो, अभी जो इसको म्यूजिशियन बनना अभी तो बनी भी नहीं है, और ऊपर से सुन भी नहीं सकती है, तो कितनी सारी मतलब विकलांगताएं उसके अंदर भरी हुई हैं, अक्षमताएं हैं, लेकिन उसके जो एक्सपीरेशंस है कितने हाई है कि मुझे एक बहुत बड़ा म्यूजिशियन एक दिन बनना है। और एकदम कंट्री साइड से निकल के लड़की एक लंदन की तरफ बढ़ रही है आगे। अब लंदन को एक अपने मान लो इंडिया में तुम लोग को एक दिल्ली या मुंबई को इमेजिन कर लो, एक अपनी तरफ जो गाँव सीन को इमेजिन कर लो। समझो अगर वहाँ से कोई लड़की जो सुन भी नहीं सकती वो निकल के लंदन, वो मुंबई दिल्ली की तरफ जाएगी कुछ बड़ा सपना लेकर के, तो उसके अंदर कितनी उथल पुथल होंगे, कितनी इमेजिनेशंस होंगी, कितने सारे भाव अंदर चल रहे होंगे। तो सेम यहाँ पर भी उस जो एवलिन ग्लेनी है उनके अंदर ये सब चीज़ें चल रही थी। ऊपर से वो सुन भी नहीं सकती थी, और एक गांव से समझो निकल के एक लंदन जैसे बड़े शहर में जा रही थी म्यूजिशियन बनने, और उनका पहला दिन था, ट्रेन आने वाली थी, और वो सुन नहीं सकती तो वाइब्रेशन से पहचान रही थी कि ट्रेन अब आने ले। और 17 साल की तो थी, कौन सी बड़ी हो गई थी, तो 17 साल में क्या आदमी के अंदर समझ होती है। तुम लोग भी तो उसी उम्र के लगभग समझ रहे हो कितना तुम लोग के अंदर समझ है दुनियादारी को लेकर के। तो सेम यही बात उनके लिए भी ये बात लिखी हुई है। एवलिन ग्लेनी loss of hearing had been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move. तो उनकी मदर बताती हैं कि जो उनकी जो सुनने की क्षमता थी एवलिन की, वो धीरे धीरे मतलब कम होती जाए, ग्रेजुअल थी, मतलब ऐसे नहीं कि रातों रात उनकी सुनने की क्षमता एकदम खत्म हो गई थी, वो धीमे धीमे कम हुई थी। उनकी माँ याद करती है कि जब वो 8 वर्ष की थी तो उनको पियानो बजाने के लिए बुलाया जा रहा था, तो उनकी माँ देखती है कि कुछ गड़बड़ है, वो सुन नहीं रही है, वो वहाँ उनको रिस्पॉन्स नहीं कर रही, उनका नाम पुकारा जा रहा है परंतु वो हिल नहीं रही थी, वहाँ रिस्पॉन्स करके जा नहीं रही थी। तो ये उनकी माँ बताती हैं कि एवलिन की माँ कि एकदम ग्रेजुअली उनकी धीमे धीमे उनकी सुनने की क्षमता गई। उन्होंने ये बात तब नोटिस किया जब वो 8 साल की थी और पियानो प्ले करने के लिए उनका नाम बुलाया जा रहा था, बट शी वॉज नॉट रिस्पॉन्सिंग टू एनीवन। तो तब उनको लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, अब कुछ तो गड़बड़ है दया। आई सडनली रियलाइज शीट हैवेंट हर्ड। तो उनको लगा कि देखो इसको सुनाई तो नहीं दे रहा है, मतलब तब उनको रियलाइज हुआ कुछ गड़बड़ है। सेज इजाबेल ग्लेनी, उनकी मदर। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम हर फ्रेंड्स एंड टीचर्स। तो बताया जा रहा कि जो एवलिन थी उन्होंने मतलब कुछ टाइम तक तो मैनेज कर पाया कि मैं इसे छुपा के रखूंगी अपने फ्रेंड्स और टीचर्स से। यहाँ पे लिखा हुआ ना, मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, बट by the time she was 11 her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to टेक हर टू स्पेशलिस्ट। तो मतलब वही बताया जा रहा है कि जब 11 साल की हुई तो उन्होंने देखा गया कि उनके मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं। जैसे आप लोग के भी एग्जाम और टेस्ट में मार्क्स बहुत कम आते होंगे ना, जैसे परंतु जब वो 11 साल की हुई तब उनके अंक जो है या मार्क्स बहुत कम आने लगे, कमी आने लगे तो उनके मार्क्स में। तो उनकी जो प्रधान अध्यापिकाएं थी, जिनकी प्रिंसिपल कह सकते हो, हेड मिस्ट्रेस, उन्होंने उनके माता पिता को मतलब कहा कि किसी विशेषज्ञ के पास उसको लेके जाइए जो मतलब डेफ बच्चों को पढ़ाए अच्छे से और उसमें वो अच्छा कर पाएंगे, यहाँ ये नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं अच्छा कर पा रही हैं। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage। तब मतलब ये पता चला भैया कि इनको एक गंभीर बीमारी हो गई है और इसमें इनका जो श्रवण शक्ति है, सुनने की शक्ति है, एकदम कमजोर हो गई है। ठीक है। They were advised that she shouldn't be fitted without hearing aids to send to school for a deaf। तो उनको बताया गया कि भाई यहाँ पे मत भेजिए इनको, जो है जहाँ पे डेफ बच्चे जाते हैं, डेफ लोगों का जो स्कूल होते हैं वहाँ भेजिए, यहाँ ये अच्छा नहीं कर पाएंगे, इन लोगों के साथ नहीं फिट हो पाएंगी। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन। तो एवलिन को ये सब सुन के बहुत बेकार लगा ये सब क्या होगा, सब कुछ उनको मतलब ब्लैक मतलब कैसे तो निराशा सा लगने लगा, अंधेरा दिखने लगा कि ये सब क्या हो गया। मैं तो नॉर्मल बच्चों के साथ रहना, उठना, बैठना, खाना पीना सब कुछ करना चाहती थी, ये लोग मुझे क्या बता रहे कि मुझे डेफ वाले स्कूल में भेज दो। तो उनको एक तरह से कह सकते हो उनको निराशा हो गई थी, उनको लगा सब कुछ अंधेरे में लगने लगा, तो उनको अपना भविष्य कह सकते हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। एवलिन लेकिन हिम्मत नहीं हारने वाली थी, हार नहीं मानने वाली थी। ठीक है, एवलिन ने हार नहीं मानी। शी वॉज डिटरमिन्ड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन मैरिज।
इंटरेस्ट इन म्यूजिक। लेकिन एवलिन जो थी वो उन्होंने एकदम हार नहीं मानी और निश्चय कर चुकी थी कि मैं सामान्य लोगों की तरह ही अपनी ज़िंदगी, नॉर्मल लोगों की तरह ही अपनी ज़िंदगी जीऊँगी और जो मेरा इंटरेस्ट है म्यूज़िक में इसको मैं आगे लेकर जाऊँगी और उसको मैं जारी रखूँगी। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। एक दिन वो देखती हैं कि उनकी कोई लड़की है उनके अगल बगल जो जाइलोफोन को बजा रही है, तो उन्होंने फैसला किया कि मैं भी एक दिन इसको बजाऊंगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, लेकिन सब जो उसके टीचर्स थे सब लोग कहे नहीं नहीं तुम सुन नहीं सकती, तुम नहीं बजा पाओगे, तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत, इतनी क्षमता नहीं कि तुम बजा पाओगी, तुम सुन नहीं सकती हो, तुम ना बजाओ। बट या देखो, बट रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल, लेकिन कोई एक इनके टीचर थे रॉन फोर्ब्स जो उन्होंने इसकी इस काबिलियत को मतलब क्षमता को पहचाना। ही बिगेन बाय हर 2 ड्रम्स 2 डिफरेंट नोट्स। इन्होंने फिर 2 ड्रम्स लाए इनके टीचर ने और दोनों को बजाना शुरू किया डिफरेंट नोट्स पर। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, तो वो कहते हैं अपनी कानों से मत सुनने की मतलब कोशिश करो। डोंट लिसन टू योर ईयर्स, मतलब वो एवलिन से कहते हैं कि अपने कानों से इसकी ध्वनि को मत सुनो। ही वुड से ट्राई टू सेंस इट इन अदर वे, और किसी वे से सेंस करने की कोशिश करो। मतलब एक तुम्हारे सुनने की क्षमता खराब हो गई है ना, लेकिन और सेंस ऑर्गन्स तो बराबर प्रॉपरली काम करे, तो उनसे तुम इसको सेंस करो, फील करो, महसूस करो, एहसास करो इसका। वो इनसे इनके टीचर इनसे कह रहे थे। सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड हर लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। कुछ देर बाद वो मतलब महसूस करती कि हाँ मैं तो इसको महसूस कर पा रही हूँ, जो ऊपर वाले ड्रम को वो ध्वनि को मतलब कमर के ऊपर से हिस्से से वो, और जो नीचे वाले मतलब ड्रम थे उसको ध्वनि को वो कमर के नीचे वाले हिस्से से महसूस कर पा रही थी। हाँ, अब वो ड्रम की पहचानने मतलब आवाज़ सुन पा रही थी और उसको महसूस कर पा रही थी, ये समझ लो। ठीक। Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of body। तो जैसे अपर अब जो मतलब कमर के ऊपर हिस्से से वो ऊपर वाले ड्रम को सुन पा रही थी, कमर के नीचे हिस्से से नीचे वाले ड्रम को सुन पा रही थी। इसी तरह जो फोर्ब्स से उन्होंने डेली इस चीज़ को एक्सरसाइज को रिपीट किया कि इनको और परफेक्ट बनाने के लिए। और एवलिन ने भी डिस्कवर करा कि हाँ मैं अपने सुन नहीं सकती अपने कानों से, पर जो अपने सेंस ऑर्गन्स है, सेंसेज है मेरे, इनसे मैं इन सारे डिफरेंट नोट्स को अपनी बॉडी के थ्रू इनको मैं महसूस कर पा रही हूँ। एवलिन ने भी ये जाके अपनी बॉडी में ये डिस्कवर किया कि एवलिन ने भी एक दिन पाया कि वो अपने शरीर के जो विभिन्न हिस्से हैं उनसे कुछ मतलब जो ध्वनियाँ निकल रही हैं उनको वो महसूस कर सकती हैं। I had learned to open my mind and body to sound and vibrations. The rest was sheer डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। तो वो कहती हैं, एवलिन ने भी कहा कि हाँ मैं ध्वनि को और जो कंपन हो रही है, वाइब्रेशन मतलब कंपन के प्रति अपनी मस्तिष्क और शरीर को जो है वो मैं खोलना मतलब सीख ले रही हूँ, और जो चीज़ें बची वो मैं अपनी डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क से उस पर मेहनत पे से काबू पा लूँगी और मैं सब कुछ सीख जाऊँगी। अब ठीक है मेरे कान खराब है तो क्या हुआ, मैं अपनी बॉडी से जो है इन ध्वनियों को, इन वाइब्रेशंस को, इन कंपन को, इनको मैं महसूस कर पाऊँगी, फील कर पाऊँगी, सेंस कर पाऊँगी। और क्या हुआ, बचा हुआ मैं कड़ी मेहनत करूँगी, हार्डवर्क करूँगी, डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय के साथ मैं जो है बचे हुए कार्य को पूरा कर लूँगी। एक चीज़ खराब हुई तो क्या हुआ, 100 चीज़ और तो मेरी चल रही हैं उनसे कर लूँगी। ये उनकी मतलब अंदर की सोच थी। She never looked back from the point onward। उस दिन के बाद जब उन्होंने अंदर की डिटर्मिनेशन आ गई थी, कभी उन्होंने पीछे मुड़ करके उस दिन के बाद से एवलिन ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। She toured to United Kingdom with a youth orchestra and by the time she was 16 she had decided to make music her life। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जब वो 16 वर्ष की थी तो यूनाइटेड किंगडम्स गई एक मतलब यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ। फिर उस दिन फिर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि ठीक अब मैं, जैसे आप लोग ने थोड़ा बहुत सोचा कोई डॉक्टर बनेंगे, कुछ सोचेंगे इंजीनियर मैं बनूंगा, कुछ सोचेंगे मैं यूपीएससी निकालूंगा, तो इन द सेम वे एवलिन ने भी सोच लिया उस दिन कि मैं म्यूजिक को अपना करियर बनाऊंगी, म्यूजिक में आगे बढ़ूंगी। ठीक है, ये बस संगीत में ही अपना जीवन को बनाने का उन्होंने फैसला कर लिया था। 16 वर्ष की थी जब वो युवा ऑर्केस्ट्रा के साथ यूनाइटेड किंगडम्स के दौरे पर अपना गई थी ना, टूर्ड मतलब दौरे पे गई थी, यूनाइटेड किंगडम्स यूके लंदन, तो वहाँ पे अपने यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ गई थी। 16 वर्ष की जब वो थी तो उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि मैं म्यूजिक में ही आगे बढ़ूंगी। शी ऑडिशनड फॉर रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाइएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। फिर उन्होंने एक वहाँ पे कोई प्रेस्टिजियस मतलब वो था म्यूजिक एकेडमी था जिसको बोलते हैं
है रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। तो वहाँ पे मतलब सोची मैं वहाँ पे एडमिशन ले लूँ। जैसे यहाँ पे एनएसडी होता है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, यहाँ पे हीरो हीरोइन जाते हैं पहले जो नए रहते हैं तो सीखने अपने ड्रामा स्किल्स को इम्प्रूव करने, या वहाँ पे पहले एक्टिंग थिएटर्स करते हैं, फिर ना हीरो हीरोइन बनते, फिर मूवीज में काम करते हैं ना। इन सेम वे ये भी सोची पहले मैं रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में जा करके पहले यहाँ पे म्यूजिक सीखती हूँ, फिर मैं एक दिन बहुत बड़ी म्यूजिशियन बन जाऊंगी। तो उस दिन वहाँ पे वो टेस्ट देती हैं, हर जगह का एंट्रेंस एग्जाम होता है ना, आपके सोचोगे CUT का पेपर देंगे, IIT का पेपर देंगे। इन सेम वे इन्होंने भी वहाँ का पेपर दिया, एग्जाम दिया, एंट्रेंस एग्जाम दिया, और उसमें उनको अब तक का सबसे हाईएस्ट स्कोर मिला था। ठीक है, हिस्ट्री में, हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा स्कोर उनको इस एकेडमी का उन्हीं को मिला था। शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू हर सोलो परफॉर्मेंस। देखो अभी क्या था कि वो ग्रुप में परफॉर्म कर रही थी, ठीक है, वाला एक बहुत बड़ा ग्रुप था, उसमें परफॉर्म कर। देखो ग्रुप में कभी कभी लोगों की प्रतिभाएं कुछ लोगों की छुप जाती हैं, तो उन्होंने क्या कि अब मैं सोलो परफॉर्मेंस करूंगी, एकल परफॉर्मेंस दूंगी। जो समूह में प्रदर्शन कर रहे थे उससे हट करके मैं एकल, सोलो मतलब एकल, अकेले अपना सोलो परफॉर्मेंस देंगी। एट द एंड ऑफ 3-year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। और ये पूरे से BA 3 साल का होता है, BSc 3 साल का होता है, ऐसे म्यूजिक का कोर्स भी 3 साल का था, और 3 साल के कोर्स में उन्होंने मतलब बहुत बड़े बड़े पुरस्कार या अवार्ड कह सकते हो जीते थे। इन्होंने अपने नाम लिखवा लिए थे, हासिल करे थे बड़े बड़े पुरस्कार इन्होंने, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, 5th पैराग्राफ में हम लोग आते हैं। एंड for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. If you work hard and you know where you are going, you will get there. And she got right at the top, the world's most thoughtful after with a mystery of some thousands instrument and the hectic international schedule. इसमें वही बात बेटा, बहुत सिंपल बात यही लिखी हुई है कि देखो इतना होने पर भी, जितना सब उनको टॉप अवार्ड्स मिलने लगे थे, इनको हाईएस्ट मार्क्स वहाँ के एकेडमिक एंट्रेंस एग्जाम में मिले थे, लेकिन एवलिन को नहीं लगता था कि उन्होंने कोई महान उपलब्धि हासिल की है। अभी भी बहुत डाउन टू अर्थ थी और बहुत ही मतलब अपने आप को नॉर्मल रखी थी, बहुत हवा में नहीं उड़ने लगी थी, या बहुत अपने आप को दुर्रम खा नहीं समझने लगी थी। उनका क्या कहना था? ये कहना था अगर आप कड़ा परिश्रम करते हैं तो आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, तो आप वहाँ मतलब अपने लक्ष्य तक एक दिन जरूर पहुँच जाएंगे। यही बात लिखी है। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। मतलब वही बात लिखी है, अगर आप कड़ा परिश्रम मतलब हार्ड वर्क करते हैं और आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, तो एक दिन आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुँच जाएंगे। ये बात वो कहती हैं। ठीक है, और वो एक चीज़ और बताती हैं कि अगर संसार में लोकप्रिय या बहुत मतलब बहुत बन भी जाती हैं बहुत बड़ी म्यूजिशियन, तो वो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एंड शी गॉट राइट पोजिशन ऑफ वर्ल्ड स्टोर, ठीक है, विद अ मास्टरी ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। तो वही बात बोलती है कि अगर उनको हजारों मतलब वाद्ययंत्र बजाने की महारत हासिल भी हो जाती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मतलब बहुत अधिक मतलब व्यस्त भी रहती हैं, तो भी मतलब वो एक नॉर्मल इंसान बन के रहना चाहती हैं। ठीक है, It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing। मतलब ये बताया जा रहा है कि यहाँ एवलिन को बिना सुने इतनी सजहता से मतलब प्रस्तुत करते हुए देखना बहुत दिलचस्प रहता था। मतलब बड़ा अच्छा लगता था कि एवलिन बिना सुने इतना अच्छा परफॉर्म कर ले रही है, वाह क्या बात है। In our 2-hour discussion she never missed a word। Men with bushy beards give me trouble, she laughed। बस एक बात मतलब वो डिस्कशन कर रही थी 2 घंटे तक, तो उन्होंने एक बात मतलब लेखक और एवलिन के बीच में जो डिस्कशन हो रहा होगा, तो एक बात वो कहती हैं जरूर इस बारे में, और इस बात को कह के वो हंसने भी लगती हैं कि दाढ़ी वाले जो पुरुष होते हैं उनसे उनको थोड़ी परेशानी होती है। आई डोंट नो व्हाई शी सेड लाइक दिस, बट शी सेड शी वाज डिस्कसिंग विद author for 2 hours. In that discussion only she said something and she started laughing, and what she said was men with bushy beard give me a trouble। मतलब कि दाढ़ी वाले पुरुषों से मुझे परेशानी होती है। चलो आगे देखते हैं ऐसा उन्होंने क्यों कहा है। इट इज़ वाई इट इज, लेट्स सी। ये देखो एवलिन की फोटो है, ये इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। It's not just watching the lips, it's the whole face, especially the eye
She speak flawlessly with a Scottish lit. My speech is clear because I could hear till I was 11. तो बताती है कि उनको स्कॉटिश जो उनकी लैंग्वेज है वो आराम से अच्छे से बोलनी आती है, और उन्होंने तो सब लोग एकदम सोचते हैं कि भाई इतना अच्छा बिना किसी मिस्टेक के, बिना किसी फॉल्ट के इतना अच्छा कैसे बोल लेती हैं। तो बताती हैं कि मेरी स्पीच क्लियर है क्योंकि मैं 11 साल तक आराम से सुन सकती थी। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11. शी सेज कि मैं 11 साल की उम्र तक आराम से सुन सकती थी, इसलिए मेरी स्पीच बिल्कुल अच्छी है। मुझे स्कॉटिश पूरी अच्छे से आती है, जिसको उनकी स्कॉटिश भाषा है वो उनको आती है। बट इट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। लेकिन इससे एक बात समझ में नहीं आती है कि उनको ये ठीक है स्कॉटिश तो उनको आती है क्योंकि 11 साल तक वो क्लियर सुन सकती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनको ये समझ आता है हम लोग को कि फ्रेंच और इनको जो जापानीज भाषा आती थी वो कहाँ से सीखी, वो कैसे आती है इनको। एक ये सस्पेंस है कह सकते हो। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, 7th पैराग्राफ में आते हैं। एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन, म्यूजिक के लिए वो बताती हैं, स्पष्ट करती हैं, बताती हैं इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब वो कहते हो वो कहती हैं ये मेरे शरीर के हर हिस्से में बहता है। म्यूजिक जो है उनकी रग रग में बहता है, उनके खून में म्यूजिक बहता है, वो ये बात बताती हैं। इट टिंगल्स इन माई स्किन, माई चिक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर। बताती हैं कहाँ कहाँ बेटा, कि वो उनके स्किन्स में, उनके चिक बोन्स में, उनके हेयर्स में, उनके हर रग रग खून बॉडी के कण कण में उनके म्यूजिक बहता है, म्यूजिक रहता है, वो ये बात यहाँ बताती हैं। व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अपॉन द स्टिक इनटू द फिंगर टिप्स। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर body. On the wooden platform she removes her shoes so that the vibration passes through the bare feet and her legs. तो यही बात पहले बताती है कि उनके जो रग रग में, हड्डियों में, उनके गालों की हड्डियों में, उनके बालों में, उनकी त्वचा में, सब जगह म्यूजिक बहता है, और जब वो जाइलोफोन बजता है तो उसकी जो ध्वनि होती है उसको कहते हैं कि उनकी उंगलियों के पैरों में भी महसूस होते हैं। ठीक है, मतलब जो पैरों की उंगलियां उनमें भी महसूस होते हैं, और ड्रम की जो तरफ झुक करके वो उसकी गूंज को मतलब अपनी बॉडी में भी महसूस कर सकती हैं। और जब वो लकड़ी के जो मंच बने रहते हैं जब उस पर जाती है तो जूते उतार के जाती हैं, क्योंकि सोचती हैं जो नंगे पैर उनके पैरों में जो है वो वाइब्रेशंस, मतलब बेयर फीट मतलब नंगे पैर, जो नंगे पैर जो है जो वाइब्रेशंस है वो उनको उनके पैरों में फील होंगे, इसलिए वो जब वुडन फ्लैट मतलब शी रिमूव्स हर शूज़, मतलब वो जो लकड़ी के बने प्लेटफॉर्म होते हैं जब वो अपने स्टेज पे जाती हैं। देखो कि जो कोई भी आर्टिस्ट होगा जब वो अपने स्टेज पे जाता है तो पैर छू करके जाता है। तुम क्रिकेटर्स को देखो कि जब वो ग्राउंड पे एंटर करते हैं तो वो पैर छूते हैं सबसे पहले ग्राउंड का। तो ना सेम बताती है जब वो वुडन प्लेटफॉर्म जो उनका मंच होता है, जो उनका स्टेज होता है, उस पर जाती है तो अपने जूते चप्पल को उतार के जाती हैं, क्योंकि जो उनको मानती है कि जो उसके वाइब्रेशन होते हैं वो उनके नंगे पैर उसके बेयर फुट से उसके पास होते हैं, उसको फील कर सकती हैं वो। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, 8th पैराग्राफ में आते हैं। Not surprisingly, Elvin delights her audience. In 1991, she was presented with her Royal Philharmonic Society's prestigious Socialist of the Year award. मतलब बताती 1991 में जो है इसमें कोई मतलब आश्चर्य की बात नहीं है, एल्विन ने अपने दर्शकों को खूब आनंदित किया है, पहले तो ये बात लिखी है। ठीक है, कि नॉट सरप्राइजिंगली मतलब कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एल्विन डिलाइट्स हर ऑडियंस मतलब एल्विन ने अपने दर्शकों को खूब आनंदित करती हैं वो। और इन 1991 शी वॉज मतलब 1991 में उन्हें रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी के प्रतिष्ठित जो उनके सोलोसाइस्ट ऑफ द ईयर का मतलब उनको प्राइज भी मिला हुआ है। ठीक है, ये बात यहाँ पे लिखी है। सेज मास्टर प्रिक्यूशन जेम्स ब्लेड गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो जो वो क्या है बेटा, ये जो महान हमारे जेम्स ब्लेड से महान ये तबला वादक हैं। ठीक है, तबला वादक है, कहते हैं कि ईश्वर ने जरूर एवलिन की सुनने की क्षमता ले ली है, परंतु उन्होंने उसके बदले में एक कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण शक्ति जरूर उनको प्रदान की है। ठीक है, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। वॉट वी हियर शी फील, जो हम सुन सकते हैं वो उसको महसूस कर सकती हैं, मतलब उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं, वो उनकी तारीफ में सब बातें बता रहे हैं। फार मोर डीपली देन एनीवन, और जैसे वो फील कर सकती हैं वैसा कोई नहीं फील कर सकता, वो एकदम डीपली, फार मोर डीपली शी कैन फील एवरीथिंग। दैट इज वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, इसीलिए वो म्यूजिक को इतने अच्छे से ब्यूटीफुली एक्सप्रेस कर पाती हैं। मतलब एल्विन में से महसूस
महसूस कर पाती हैं और हम सबसे अधिक गहराई से वो उसको म्यूजिक को समझ पाती हैं, इसलिए म्यूजिक को इतनी सुंदरता से प्रस्तुत भी कर पाती हैं। ठीक है, भगवान ने उनके सुनने की जरूर क्षमता ले ली है। महान जो तबला वादक हैं जेम्स बताते हैं, जेम्स ब्लेड, लेकिन ईश्वर ने उनको क्या दिया है, एक कोई असाधारण सी चीज़ जरूर कुछ समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी जरूर उनको दिया है, जिससे वो म्यूजिक को इतनी अच्छे से फील कर पाती हैं और उसको अच्छे से प्रस्तुत भी कर पाती हैं। ठीक है, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं 9th पैराग्राफ में। Elvin confesses that she is something of a workaholic. I just got a work often harder than classical musician. तो मतलब एल्विन क्या बताती है यहाँ पे, एल्विन मतलब स्वीकार करती है कि उन्हें कुछ हद तक अत्यधिक काम में डूबे रहने की आदत हो गई है। अब मतलब एकदम वर्क हॉलिक नहीं बोलते हैं, फूड हॉलिक, ये हॉलिक, वो हॉलिक, ऐसे वर्क हॉलिक, मतलब इन्हें काम करने या काम में डूबे रहने की अब आदत सी हो गई है और मुझे केवल काम करना ही होता है। ठीक है, और जो उनकी मतलब कह सकते हो जो क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब जो शास्त्रीय संगीतकारों से कहीं अधिक मतलब वो काम करती हैं, ये कह सकते हो। बट द रिवॉर्ड आर इमोरस, मतलब कि जो उनके उसके बाद उनके जो परिणाम या रिवॉर्ड या इनाम मिलता है वो भी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिलता है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स, एल्विन ऑल्सो गिव फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल। वो रेगुलर कॉन्सर्ट्स, जैसे अभी दिलजीत दोसांझ का पूरे इंडिया में कॉन्सर्ट चल रहा था और अलग अलग लोगों के म्यूजिशियन का कॉन्सर्ट चलता रहता है, आप लोग देखने जाते भी होंगे। इन अ सेम वे एल्विन भी पूरे अपने यूके में अलग अलग जगह अपने कॉन्सर्ट्स कर रही थी। बट देखो सबकी टिकटें कितनी महंगी होती है, सब लोग क्या अफोर्ड कर पाते हैं देखने जाना, दिलजीत दोसांझ का टिकट अफोर्ड कर पाते नहीं, तो इसीलिए एल्विन भी ऐसे कर रही थी। लेकिन वो जो प्रिजन मतलब जेल में और हॉस्पिटल्स मतलब अस्पताल में वो फ्री में अपने कॉन्सर्ट्स कर रही थी। ठीक है, अपने जो रेगुलर कॉन्सर्ट तो पूरे यूके में कर ही रही थी, बट जेल में और हॉस्पिटल में फ्री में भी कॉन्सर्ट्स कर रही थी। शी ऑल्सो गेव हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस ऑफ यंग म्यूजिशियन, और वो मतलब जो यंग म्यूजिशियन मतलब छोटे बच्चे हैं जो युवा संगीतकार हैं उनको संगीत की कक्षा भी दे रही थी और उसको अपनी हाई प्रायोरिटी पर रखी थी। मतलब एकदम महत्वपूर्ण काम था इनके लिए कि मैं जो यंग म्यूजिशियन सारे मैं इनको क्लासेस भी दूंगी। ठीक है, and Richardson of the Bridgewone Fund for Deaf Children says she is shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere they cannot go. तो देखो जो एल्विन थी वो सुन नहीं सकती थी, इसीलिए वो कह सकते हो एकदम इंस्पिरेशन बन गई थी ना, जो बच्चे सुन नहीं पाते उनके लिए, और जो नहीं सुन पाते उन बच्चों को ऐसा लग रहा था अगर ये सब कुछ कर सकती हैं तो हम भी हर जगह हर फील्ड में हर जगह जाके सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा कोई फील्ड नहीं है जो हमारे लिए नहीं बना है। अगर हम म्यूजिक जो पूरा कानों से आधारित जिसको सुन करके सब कुछ किया जा सकता है, अगर म्यूजिक में इतना अच्छा कर ले रही तो और तो कोई फील्ड ऐसा है ही नहीं जहां हम लोग नहीं कर सकते। तो वो डेफ बच्चों के लिए एकदम इंस्पिरेशन सी बन गई थी। मतलब इंस्पिरेशन मतलब समझ रहे हो, बताओ इंस्पिरेशन मतलब क्या होता है कमेंट करके। रोल मॉडल, ठीक है, वो एकदम डेफ बच्चों के लिए कह सकते हो रोल मॉडल बन गई थी और उनको लग रहा था बच्चों को कि अगर ये सब कुछ कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी करेंगे सब कुछ। एल्विन ग्लेनी हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। मतलब जो एल्विन ग्लेनी है अपनी आयु से दुगने बड़े लोगों से अभी अधिक कह सकते हो सफलता पाने में मतलब पा चुकी थी, हासिल कर चुकी, सफलता हासिल कर चुकी थी अपने से डबल एज के लोगों से भी ज़्यादा। शी हैज़ ब्रॉड प्रिसीजन टू द front of the orchestras and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicaps, people who look to her and says, if she can do it, I can. And not the least, she has given immense pleasure to millions. तो ये पता जा रहा है उन्होंने जो तबला वादन को और जो ऑर्केस्ट्रा में को आगे बढ़ाने में बहुत मतलब प्रयास किया, ठीक है, और उसको खूब आगे बढ़ाया भी है उन्होंने। और जो शारीरिक रूप से जो असक्षम लोग हैं उनके लिए भी काफ़ी प्रेरणा दी, जो हैंडीकैप लोग हैं उनके लिए भी उन्होंने खूब प्रेरणा दी और खूब प्रेरणा मतलब स्रोत साबित हुई हैं। और उन्हें देख करके लोग कहते थे अगर वो ऐसा कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लाखों लोगों को उन्होंने बहुत प्रसन्नता प्रदान की है। ठीक है, तो ये आपको स्टोरी समझ में आ गई। और नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट में समझेंगे, जो किस पे है बेटा, वो है बिस्मिल्लाह खां पर। ठीक।